जय हिंद। मैं चंद्रभूषण पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने नागरिकता यानी सिटीजनशिप के जो अनुच्छेद थे उसको कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं उसके कुछ विधियां यानी कुछ मेथड को देखेंगे। जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय तो टेम्पोररी कानून बना दिया गया कि कैसे कैसे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 1955 में पहला नागरिकता हमारा कानून आया जिसको नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 बोला जाता है। इसमें क्या था, इसमें भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधियां बताई गई थी जो कितनी थी, 5 थी। यानी कितने मेथड थे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के, 5 मेथड थे। जो पहला मेथड था वो क्या था, जन्म के आधार पे यानी बर्थ के आधार पर, यानी आप भारत में जन्म लिए हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे। इसमें जो पहला संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1986 में। यानी नागरिक कह सकते हैं कि नागरिकता कानून जो था उसमें पहला संशोधन कब हुआ था, 1986 में। तो पहले समझते हैं कि संशोधन हुआ क्यों। आइए समझते हैं जो जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का 1955 में जो नियम बना था उसमें क्या था। जो 1955 में जो नियम बना था उसमें था कि जिसके पिता, केवल पिता को इंक्लूड किया गया था कि जिसके पिता भारतीय होंगे उसी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। 1986 में महिलाओं ने इस बात को नोटिस किया और उन्होंने एक केस किया। उसके बाद इसमें संशोधन कब हुआ, पहला संशोधन कब हुआ, 1986 में। और उसके बाद क्या कहा गया कि भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता, यहाँ पर माता पिता दोनों, पहले केवल पिता था 1986 के पहले केवल पिता था, लेकिन 1986 के बाद माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, कोई एक भारत का नागरिक हो, जैसे कि हम लोग। यानी माता पिता में से कोई एक भारतीय होगा तो उसके बेटे को क्या होगा, उसके बेटे को नागरिकता मिल जाएगी। जो दूसरा हमारा विधि था उसमें वंश के आधार पर यानी डिसेंट के आधार पर जो 1992 में इसमें संशोधन होकर क्या हुआ था कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी नागरिकता दी जाएगी। यानी विदेश में भी जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है जितने बच्चे विदेश में जन्म ले रहे हैं सब किसी को नागरिकता दी जाएगी। अब इसके बाद इसमें बताया गया कि कौन से बच्चे जो विदेश में जन्म लेते हैं उनको ये नागरिकता दी जाएगी। तो यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारतीय हो या भारत का नागरिक हो। जो बच्चा विदेश में जन्म ले रहा है उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, उसकी नागरिकता उसके माता पिता के आधार पर मिलेगी। अगर माता पिता दोनों भारतीय हो या माता केवल भारतीय हो या केवल पिता भारतीय हो तो उसके बच्चे को क्या होगा, उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जो तीसरा विधि है वो है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए लगातार कितने वर्ष रहना पड़ेगा भारत में, 7 वर्ष। कितने वर्ष, 7 ईयर्स भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद भारत आप रजिस्ट्रेशन करा के और भारत की नागरिकता ले पाएंगे। जो चौथा है वो देशीकरण का है। वैसे व्यक्ति जो भारत की एक भाषा जानता हो, कितने भाषा जानता हो, भारत का एक भाषा जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, यानी भारत के प्रति कैसा हो, सकारात्मक सोच रखता हो यानी पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, नेगेटिव थिंकिंग न रखता हो। वैज्ञानिक या कला से निपुण हो, कोई एक मतलब या तो वैज्ञानिक यानी अच्छा वैज्ञानिक साइंटिस्ट हो या कला में, जो कला आप समझते हैं कि जो ये डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, ये सब क्या है, एक कला है। इसमें क्या हो, निपुण हो और लगातार 10 वर्ष तक भारत में रहे। यानी लगातार 10 वर्ष तक रहेगा तो उसको ये देशीकरण के थ्रू उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इससे आसान ये जो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन वाला है, ये वाला नागरिकता प्राप्त करने का ये आसान विधि है। लेकिन देशीकरण से ज़्यादा आसान पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन वाला विधि है, क्योंकि इसमें 7 साल ही रहना पड़ता है और आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और जो देशीकरण वाली है इसमें कितने वर्ष, 10 वर्ष यानी 10 ईयर्स रहना पड़ेगा। तो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन वाला ज़्यादा आसान विधि है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। नागरिकता प्राप्त करने के जो 5वां विधि है वो है अर्जित भूमि यानी एक्वायर एरिया। यानी हम किसी अगर जो एरिया को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, तो वहाँ के लोगों को भी हमें नागरिकता देनी पड़ेगी। आइए देखते हैं इसको। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। यानी विदेशी जो राज्य है उसको भारत में मिला लेते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या, उनको नागरिकता दी जाएगी। सिक्किम को भारत में विलय होने के बाद वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। जब हम लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कैसे हमने सिक्किम को भारत में मिलाया था। कब मिलाया गया था, 16 मई 1975 को मिलाया गया था।
किस संशोधन के तहत? 36वां संशोधन। कौन कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था भारत का। तो उसमें क्या, सिक्किम जो एक देश था उसको भारत में मिला लिया गया। तो वहाँ के क्या, वहाँ के जो लोग थे उनको क्या दी गई? भारत की नागरिकता दी गई। किस आधार पर दी गई? अर्जित भूमि के आधार पर जो ये विधि है इसके द्वारा जो सिक्किम के लोग थे उन लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। आइए अब एनआरआई और ओवरसीज नागरिकता समझते हैं। एनआरआई क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी जो 6 महीने से ज़्यादा विदेश में रहने पर एनआरआई कहलाते हैं। यानी जो व्यक्ति 6 महीने से ज़्यादा विदेश में रह जाता हो, किस लिए रहता हो? या तो वो जॉब करता हो, या वहाँ पे पढ़ाई कर रहा हो, या वो घूमने गया हो, टूर पे गया हो, तो वो क्या 6 महीने से ज़्यादा रह जाएगा तो क्या कहलाएगा? एनआरआई कहलाएगा। ओवरसीज नागरिकता 2005 में लक्ष्मी मल समिति के द्वारा जोड़ा गया। यानी कब जोड़ा गया था? 2005 में जोड़ा गया था। कौन सी समिति? लक्ष्मी मल समिति के द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपति, यानी जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये उन लोगों को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? बड़े बिजनेसमैन को दिया जाता है जो विदेश की नागरिकता ले लिए हैं, यानी जो विदेश यानी दूसरे देश की नागरिकता ले लिए हैं। इस नागरिकता प्राप्त करने वाले बिना वीजा के भारत आ सकते हैं। यानी ये जो ओवरसीज नागरिकता जो प्राप्त कर लेते हैं वो बिना वीजा के भारत आ सकते हैं। अब ओवरसीज नागरिकता क्यों दी जाती है? जो बड़े बड़े उद्योगपति यानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको ये नागरिकता दी जाती है, जो दूसरे देश में जाके वहाँ के वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। मानते हैं कि कोई आदमी इंडिया का है जो बहुत धनिक है, बहुत ज़्यादा उनको उसके पास पैसा है, और अमेरिका के जाके नागरिकता ले लेता है, तो भारत उसको क्या कहेगा? उसको कहेगा कि तुम ओवरसीज नागरिकता ले लो और आओ भारत में, तुमको वीजा वूजा की कोई ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आ जाओ। तो वो आप भारत जब आएगा तो भारत के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, क्योंकि उतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जो ओवरसीज होते हैं बाकी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप और चुनाव लड़ नहीं सकते हैं और वोट डाल नहीं सकते हैं। ये ओवरसीज नागरिकता में ये फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो आइए समझते हैं कि वीज़ा और पासपोर्ट में अंतर क्या होता है। जो पासपोर्ट होता है वो अपना देश यानी जो हमारा देश है वो विदेश जाने की अनुमति देता है। यानी आपको विदेश जाना है तो आपको अपने देश से पूछना पड़ेगा कि हमको विदेश जाना है, आप जाने देंगे कि नहीं। तो वो अगर जो आपको पासपोर्ट देता है इसका मतलब क्या है कि अपना देश ने आपको अनुमति दे दिया है कि आप विदेश जाइए। और वीज़ा क्या होता है? जो पराया देश यानी विदेश जो है, जो पराया देश यानी विदेश है वो अनुमति देता है आने को, यानी दूसरा देश है वो आपको अनुमति देता है कि आइए आप हमारे देश में आइए। आई होप आज की क्लास आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ये वीडियो उन तमाम दोस्त यार और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि चंपारण एकेडमी पे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।